नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी इम्पोर्टेंट, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 करवा रही थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो है वो वहीं पर स्टॉप हो गया था। कोई बात नहीं, आपने वहाँ पर करीब 8-9 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, तो वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। वो एक छोटा सा वीडियो था। आगे जो है मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता। तो मैं आपको ये जो खास का और खा जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देखिए का वर्ग में कौन कौन से जो है राज्य आते हैं का वर्ग में। तो ये आती है, एक तो यूपी आता है, ठीक है, एक उत्तराखंड आता है, ठीक, और इसके अलावा महाराष्ट्र आता है, और मध्य प्रदेश आता है, एमपी आता है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है, और इसके अलावा राजस्थान आता है, ठीक है, राजस्थान हो गया, और बिहार हो गया, ठीक है, और इसके अलावा झारखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। इतने जो राज्य हैं ये आते हैं का वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, खा वर्ग की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं खा वर्ग की तरफ। तो खा वर्ग में मैं आपको बताती हूँ, खा का ही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो खा वर्ग में जो कौन कौन से राज्य आते हैं, देखिए मैं बता देती हूँ। एक तो पंजाब आता है, ठीक है, और एक आपका गुजरात आता है खा वर्ग में। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है वो खा वर्ग में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र किस में आता है, खा वर्ग में आता है। और इसके अलावा आपका जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे आते हैं। अंडमान निकोबार जो है वो खा वर्ग में आता है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, बस इतने ही राज्य हैं जो कि खा वर्ग में आते हैं, ठीक है। देखिए, का वर्ग में कौन से थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये का वर्ग थे। और खा वर्ग में कौन कौन से हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और इसके अलावा आपका जो है अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश सारे जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं, खा वर्ग में आते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली जो है वो का वर्ग में आता है, ये राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा गा वर्ग, ठीक है। गा वर्ग पर अगर हम चलें तो गा वर्ग में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, गा में आता है, एक तो बंगाल आता है, ठीक है, बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा उड़ीसा आता है गा वर्ग में, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जितने भी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वो सब आते हैं गा वर्ग में, ठीक है। जो द्रविड़ भाषी जो राज्य हैं ना, जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं, वो सब आते हैं गा वर्ग में। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अगर हम प्रश्न की ओर जाएं तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। तो खास श्रेणी के अंतर्गत मैंने आपको बताया पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। तो इसमें से जो हिमाचल प्रदेश है, देखिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये तीनों खा में आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है ये का में आता है, ठीक है। तो का श्रेणी में ये आता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा, ये खा में शामिल नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, दक्षिणी हिंदी को का जो दूसरा नाम है वो आपको मालूम है कि किसने दिया था, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं बताती हूँ। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी है, और हिंदवी जो है वो अमीर खुसरो ने नाम दिया था हिंदी का, दक्षिणी हिंदी का, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा हुआ है। तो नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े होने वाले भारतेंदु प्रसाद, श्याम सुंदर दास या प्रेमचंद्र। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा से जो है सबसे अधिक गहरा नाता, यानी कौन जुड़े थे सबसे ज़्यादा, श्याम सुंदर दास जी जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि श्याम बहुत सुंदर थे, और जो सुंदर होगा वही सभा से जुड़ा होगा।
तो नगर नगर में जाकर नागरी प्रचारणी, नगर का प्रचार कौन करेगा? जो सुंदर होगा, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े थे। कीर्तिलता किस भाषा की काव्य रचना है? ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसमें कोई मुझे बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कीर्तिलता जो है वो अभट्ट की काव्य रचना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी बोली हिंदी की है? अब पूर्वी बोली आपको छांटनी है, तो आपको मालूम है पूर्वी बोली में कौन कौन सी आती हैं। जो है अवधी आती है, पूर्वी में है, ठीक है। और अवधी के साथ में और कौन सी है? अवधी के साथ में हमारी बघेली, ठीक है। बघेली भी पूर्वी में आती है। मगही जो है ये किस में आती है? ये आपकी बिहारी हिंदी में आती है। भोजपुरी भी बिहारी में आती है, ठीक है। तो आपकी जो पूर्वी हिंदी है वो बघेली में आएगी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी कौन सी हो गई? बघेली। उसके बाद आगे चलते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। ये क्या है? काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, या फिर आपका ब्रज भाषा की गद्य रचना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो वास्तव में जो ये है आपका जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो वास्तव में क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, दो ऑप्शन इसके आएंगे, ठीक नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है ये वास्तव में ब्रजभाषा की गद्य रचना है। अच्छा, किसकी लिखी हुई है 84 वैष्णव की वार्ता या फिर 252 वैष्णव की वार्ता? ये जो है आप मुझे बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपको आगे मिल ही जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी लिखी हुई है आप मुझे बताएंगे। बाकी 66 क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि 252 वैष्णव की वार्ता किसकी लिखी हुई है, ठीक है। क्या वो कभी एक ही हैं इन दोनों के या फिर अलग अलग हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो 66 क्वेश्चन नंबर जो है 252 वैष्णव की वार्ता ये लिखी गई है गोकुलनाथ के द्वारा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। मैंने जब भक्तिकाल पढ़ाया था तो भक्तिकाल में मैंने अष्टयाम कई बार बताया, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अष्टयाम के रचयिता कौन थे? नाभादास थे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर आपको ये सुमेलित करना है कि किसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, सभी को पता है। ब्रह्म समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती थे, ये भी सबको पता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें ये छांटना है। ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत पड़ गई। हमें यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये छांटना है, ठीक है। तो चलिए, कौन सुमेलित नहीं है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन ने कही है, बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो एनी बेसेंट ने नहीं की है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ये बेमेल है, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठीक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी, या कन्नौजी पश्चिमी हिंदी? तो देखिए, मैथिली बिहारी हिंदी है, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही बात है कि मैथिली बिहारी हिंदी है, ठीक है। मारवाड़ी राजस्थानी है हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात जाते हैं सी ऑप्शन पर, तो सी ऑप्शन जो कह रहा है कि बुंदेली पूर्वी हिंदी है, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, ये राजस्थानी हिंदी में आती है, ये पूर्वी हिंदी में नहीं आती। तो हमें ठीक नहीं ऑप्शन चुनना है, तो सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं 70 प्रश्न पर। देखिए, 70 प्रश्न जो है वो हमारा क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश सम्मिलित किए गए हैं। मतलब जो हमारे हिंदी क्षेत्र है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो अब इस समय कितने क्षेत्र हैं टोटल? तो इसका सही आंसर है कि 10 क्षेत्र हैं, ठीक है। 10 क्षेत्र मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो हिंदी क्षेत्रों के अंतर्गत 10 क्षेत्र जो है वो माने जाते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल की अगर हम बात करें, ये मैं आपको व्याकरण में पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ, बुंदेली झांसी। अब देखिए, अगर इस प्रश्न में हम देखेंगे कन्नौजी इटावा, ये सही बात है। कन्नौज की साइड में इटावा है तो ये वहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। और ब्रजभाषा हाथरस में बोली जाती है क्योंकि ब्रज का क्षेत्र है ये, ठीक है। बुंदेली बोली जाती है झांसी में, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा लेकिन जो भोजपुरी है वो लखनऊ में बोली जाती है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। कुछ लोग बोलते होंगे लेकिन वो एक्सेप्शनल है, लेकिन लखनऊ में अवधी ज़्यादा बोली जाती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है और हमें गलत ही छांटना है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रामायण की रचना रचित है। रामायण किस में रचित है? देखिए, रामचरितमानस अगर आएगा तो अवधी आंसर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ रामायण पूछा गया, रामायण वाल्मीकि के द्वारा कृत है और संस्कृत में लिखी हुई है, जबकि अवधी जो वो रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखी हुई है। कभी भी रामायण और रामचरित को लेकर कंफ्यूज मत हुआ करिएगा। साधारण लैंग्वेज में रामचरितमानस को लोग रामायण बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन रामायण वास्तव में वो संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पाली किस धर्म की भाषा है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है। देखिए, मैंने एक जो आपको वीडियो दिया था उसमें गलती से मैंने जो बाई मिस्टेक गलत बोल दिया था। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने प्राकृत जो है बोल दिया था गलती से। ध्यान से अगर किसी ने वीडियो देखा है जहाँ पर मैंने ये प्रश्न करवाया है, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। वास्तव में पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत नहीं थी, ठीक है। बाई मिस्टेक में गलत बोल गई थी, सॉरी इसके लिए। तो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा 75 प्रश्न पर चलते हैं हम। तो हमारा 75 प्रश्न कह रहा है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? जब अपभ्रंश काल चल रहा था तो उसमें बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाता था? देश भाषा कहा जाता था। हिंदी देश भाषा, अवहट्ट और हवत्त में से जो अगर सही ऑप्शन माना जाएगा तो वो देश भाषा माना जाएगा। और देश भाषा किसने कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, सॉरी ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। ग्रियर्सन ने जो है ये कहा था, इन्होंने अपभ्रंश को, जो अपभ्रंश काल की भाषा है उसे देश भाषा नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? देखिए, बैसवाड़ी बोली वास्तव में अवधी बोली को बोला जाता है, ठीक है। अवधी बोली का जो दूसरा नाम है उसको बैसवाड़ी कहा जाता है। तो बैसवाड़ी कहिए, अवधी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है अवधी, ठीक है। किस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पहाड़ी भाषा का जो विकास है वो खस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, सर्वप्रथम कहाँ से देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कहाँ देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख में, सिंधु घाटी में, जयभट्ट के शिलालेख में या सारनाथ में? तो देवनागरी लिपि का जो सबसे सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो वास्तव में मिलता है हमारा जो 78 प्रश्न है हमारा, उसका उल्लेख मिलता है जयभट्ट के शिलालेख से, ठीक है। 78 प्रश्न जो है इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अशोक के शिलालेख ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे इसका आंसर, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो जयभट्ट का शिलालेख है। तो सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख जो है वो जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है, ठीक है। चलिए, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फिर से इसे डिस्क्राइब करना चाहूँगी। एक्चुअली देखिए, एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीन रूप अशोक के मतलब किस लिपि से मिलता है, तो इसका सही आंसर अशोक के शिलालेख होगा, ठीक है। ये मैं गलती से बोल गई थी। तो देखिए, अशोक के शिलालेख जो हैं उनसे वास्तव में देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, ठीक है। करीब करीब विक्रम संवत से 200 वर्ष पूर्व की अवधि थी जब इसका संबंध। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है, अगर पुष्ट प्रमाण की बात कही जाए, ठीक है, पुष्ट प्रमाण की बात अगर कही जाए तो आपका ऑप्शन सिंधु घाटी होगा, ठीक है। जयभट्ट का शिलालेख ऑप्शन नहीं होगा, ये सॉरी गलती से मैं बोल गई थी। तो जयभट्ट का शिलालेख जो है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर अशोक का शिलालेख होगा। लेकिन पुष्ट प्रमाण अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिंधु घाटी होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अगर हम आगे अगले प्रश्न पर चलें तो देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? ये सभी को पता है, अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को ही कहा जाता है, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को अलग कीजिए, ठीक है। हम गलत जोड़ा हमें छांटना है।
तो क्वेश्चन नंबर 80 पर हम चल रहे हैं, ठीक है। गलत जोड़ा अगर हमें छांटना है तो देखते हैं, छांटते हैं। विद्यापति कीर्तिलता बिल्कुल सही है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखी, बिल्कुल सही है। दामोदर शर्मा बणरत्नाकर, राम सिंह पाहुणदोहा बिल्कुल सही है। दामोदर शर्मा ने कौन सी लिखी थी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखी थी। वणरत्नाकर जो है ये ज्योतिरीशर ठाकुर की लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि हमें गलत जोड़ा ही छांटना था, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग। देखिए, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में, इसमें से किस में मिलता है? तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो है ये जैन साहित्य में अधिक मिलता है, ठीक है। जैन साहित्य में अधिक मिलता है, ओके। तो इसका ऑप्शन सही है, जैन साहित्य। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्रांचण भेद किसने किए? ये मैं आपको जो है पहले भी बता चुकी हूँ कि नागर, उपनागर और ब्रांचण भेद जो है ये किसके किए हुए हैं, पिछले वीडियो में भी आपने पढ़े थे। तो ये मार्कंडेय ने किए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो अपभ्रंश का व्याकरण के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ये शब्दानुशासन जो है ये अपभ्रंश का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बार बार आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वो है मथुरा, एटा, अलीगढ़ या मैनपुरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो है एटा, ठीक है। एटा में इनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? अब देखिए, फर्रुखाबाद किस साइड में पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। फर्रुखाबाद जो है ये हमारा कन्नौज की साइड में पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? कन्नौजी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? कन्नौजी, ठीक है। फर्रुखाबाद की साइड में कन्नौजी बोली जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चेतन, ठीक है, चेतन और चेतना हमें किससे मिलती? गौड़ी संप्रदाय से। ये मैंने अपने नाम से ही बताया था, आपको ट्रिक भी बता रखी है। आप चाहें तो भक्ति काल में जा करके आप मेरी ट्रिक्स देख सकते हैं। मैंने सभी संप्रदायों की ट्रिक्स आपको बता रखी हैं, क्योंकि संप्रदाय जो वो याद नहीं रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में गौड़ी संप्रदाय का है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। किस अपभ्रंश से लहदा भाषा का विकास हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, लहदा भाषा वास्तव में एक पंजाबी भाषा है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो भी पंजाबी जो भाषाएं हैं, ठीक है, सिंधी भाषा के अंतर्गत जो आती हैं, पंजाबी जो है वो किस में आती है? पैशाची, शौरसेनी, खस और ब्राह्मण। तो ये वास्तव में आती है पैशाची में, ठीक है। पैशाची के अंतर्गत आती है पंजाबी और ये लहदा भाषा से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो लहदा जो है वो पैशाची में आती है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है? देखिए, ब्रांचण में जो है वो सिंधी आएगी, ठीक है, जबकि पैशाची लहदा जो है वो पैशाची में आएगी, ब्रांचण सिंधी, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। मंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अलावा सिंधी भाषा ब्रांचण अपभ्रंश से विकसित है। तो हमें गलत ऑप्शन छांटना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मराठी भाषा का विकास मराठी अपभ्रंश से हुआ है। ये सही है गलत है ये आप मुझे बताइए। मंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस से हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंधी भाषा ब्रांचण अपभ्रंश से विकसित हुई है, बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है गलत है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, ये गलत है। ये वास्तव में मराठी भाषा का जो विकास हुआ है। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या दे रखा है। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ही मराठी का विकास हुआ है, ठीक है।
ये सही बात है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस से हुआ, ये भी सही है। सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मंगला भाषा तो कोई भाषा नहीं है और अर्धभाषी अपभ्रंश कोई अपभ्रंश नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन पर आप जाएंगे। ठीक है, बाकी सब सही है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा क्या थी? तो देखिए, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी तो बोलचाल की भाषा उस समय क्या थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी तो उसे देश भाषा का नाम दिया गया था बोलचाल की भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़े को छांटिए। ठीक है, हमें सही जोड़ा छांटना है। तो सही जोड़ा हमारा है, देखिए, पुष्पदंत भविष्यत कथा, स्वयंभू पयमचरु, ये बिल्कुल ठीक है। राम सिंह शब्दानुशासन, देवसेन महापुराण। अब देखिए, इसमें से सही हमें छांटना है। ठीक है, पुष्पदंत की भविष्यत कथा है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये धनपाल की लिखी हुई है भविष्यत कथा। स्वयंभू की पयमचरु, ये सही है। राम सिंह की शब्दानुशासन नहीं है, पाहुण दोहा है। देवसेन की महापुराण नहीं है। ठीक है, ये पुष्पदंत की है। तो इसका मतलब स्वयंभू की पयमचरु, ये सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। किस महाकाव्य की रचना 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में हुई? तो 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में पद्मावत की रचना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित करना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पद्मावत का जो रचना काल था वो वास्तव में कौन सा है? वो है, चलिए इसके सबसे पहले हम मिलान पर चलते हैं। तो पद्मावत हमारी किसकी हो गई? पद्मावत हो गई 1540 की। ठीक है, मधुमालती जो है ये हो गई, ये हमारी थी 1545 की। ठीक है, मधुमालती जो है ये 1545 में लिखी गई थी। मृगावती जो है इसका जो काल है वो है 1503 और चंदायन का काल जो है ये 1379 है। ठीक है, 1379। तो ये जो मैंने आपको बताया है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1379 चंदायन, इसीलिए इसको प्रथम महाकाव्य माना जाता है अवधी का। ठीक है, मतलब अवधी की रचना पहली मानी जाती है चंदायन को। ठीक है, तो चंदायन जो है ये अवधी की पहली रचना है सूफी कवियों में। तो 1379 की है, तो ये इसीलिए यहाँ पर ये इसको देखते हुए आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लगाएंगे। मैं आपको आगे ऑप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई? प्रेम वाटिका, भंवर गीत, मृगावती या सूर सारावली? तो देखिए, प्रेम वाटिका, भंवर गीत, सूर सारावली ये सब ब्रजभाषा में लिखी हुई रचना है, लेकिन मृगावती जो है ये कब की है? ये अवधी भाषा की रचना है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है, सूफी काव्य है ये। उसके बाद है ना वर्ग व्यंजन है। ना जो है कौन से वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ का है, तालव्य का है, दंत का या ऊष्म का है? तो ना, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो ये वास्तव में दंत का है। ठीक है, दंत वर्ग का व्यंजन है क्या? दंत वर्ग का व्यंजन है हमारा ना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इंदु पत्र का संपादन, ठीक है, किस छायावादी कवि ने किया था? तो इंदु पत्र का संपादन जो है ये वास्तव में प्रसाद ने, पंत, निराला या महादेवी? तो इसमें सही ऑप्शन है प्रसाद। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर लीजिए, इंदु प्रसाद बांटती है। ठीक है, इंदु प्रसाद बांटती है, ये ट्रिक याद कर लीजिए। तो इंदु ने प्रसाद बांटा, तो इंदु पत्र का संपादन किसने किया था? ये किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा, उस पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मतवाला के संपादक थे। ठीक है, मतवाला के संपादक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मतवाला के संपादक देखिए, निराला मतवाला होता है, ये आपको पता है ना, जो लोग निराले होते हैं वो मतवाले भी होते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रखिए कि मतवाला के संपादक कौन थे? निराला थे। ठीक है, मैं आपको फटाफट जो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट है उनको डायरेक्ट बताती जा रही हूँ, जिनमें ऑप्शन की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है वो मैं आपको